हे गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एमएनसी जॉब्स के बारे में कि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, जहाँ पर हम बताएंगे आपको कि किस तरह से एमएनसी में जॉब ढूंढा जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं जॉब वैकेंसी, करेक्ट कंपनी कैसे चॉइस की जाती है क्योंकि कंपनी पता नहीं होती है। उसके बाद उस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया जाता है और उस कंपनी को अप्लाई करने के लिए आपको रिज्यूम किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होने वाले। उसी के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हम कवर करेंगे जिसके थ्रू आपको जल्द से जल्द जॉब मिलेगा। तो किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद हम एचआर को कांटेक्ट किस तरह से करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशंस किस तरह से करते हैं और सैलरी डिसीजंस लेना है आपको तो कितनी सैलरी आप वहाँ पे बोलेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है गाइज कि जो फर्स्टली फ्रेशर्स है, यहाँ पर जो फ्रेशर्स है जो जॉब ढूंढ रहे हैं उन फ्रेशर्स लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है। उसके बाद जो सेकंड वीडियो हेल्पफुल है वो स्टूडेंट लोगों के लिए कि जहाँ पे स्टूडेंट है, जॉब फाइंडर्स है या फिर जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर फाइनली हम बता सकते हैं कि सैलरी ग्रोथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके लिए आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आज का वीडियो बेसिकली एमएनसी जॉब को लेके कि बहुत सारे कमेंट्स, मैंने सारे कमेंट्स नोट डाउन किए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि बेसिकली एमएनसी होती क्या है, किस तरह से काम करती है। तो आज का वीडियो में सारे टॉपिक्स वन बाय वन कवर करेंगे, जितने भी डिस्कस किए बिफोर, तो ये सारे लिस्टेड है। मैं एक एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये चीज़ें किस तरह से होती है या फिर हमें किस तरह से इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछा है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है और एमएनसी होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। गाइज, प्राइवेट कंपनी मतलब आज के टाइम में मैं अगर खुद की एक छोटी सी कंपनी डालूं तो वो भी एक प्राइवेट कंपनी है और एक एमएनसी भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है। तो वहाँ पर गाइज की जो मेरी कंपनी ये लिमिटेड है, यहाँ पे छोटा सा एक एरिया पे काम करता है, लिमिटेड 10-12 लोगों के ऊपर काम करता है। लेकिन यहाँ पर एमएनसी मतलब इसके बहुत सारे ऑफिसेस है और इंटरनेशनल स्टेट पे ऑफिसेस है, जैसे अलग अलग कंट्रीज में। यहाँ पे इंडिया में एक कंपनी है, जापान में एक कंपनी है, चाइना में एक कंपनी है, यूएस में एक कंपनी। तो जो मल्टी नेशनल कंपनीज बोलते हैं, यहाँ पे जो मल्टी नेशंस में आपके कंपनी के अगर सब ब्रांचेस है तो डेफिनेटली आपकी कंपनी एमएनसी में आती है। एमएनसी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है गाइस, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं एमएनसी में काम करता हूँ, मतलब मैं ऐसे कंपनी में काम करता हूँ जिसके ऑफिसेस इंटरनेशनल स्टेट पे भी है, इंटरनेशनल कंट्रीज में भी है और वहाँ पर वो लोग वहाँ से काम कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चंस पूछा था कि अगर मैं प्राइवेट जॉब करूँ किसी छोटी कंपनी में तो कोई डिफरेंस नहीं होता है गाइस। लेकिन एक नॉर्मली स्केल होता है कि एमएनसी कंपनीज की जो सैलरी रेंज होती है और रेंज बहुत ही अच्छी होती है और जॉब स्टेबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि जो छोटी कंपनी हो कब बंद हो जाएगी या फिर उसका रेवेन्यू कब डाउन होगा, कब वो मैन पावर कटिंग पे आ जाएगी, तो ये सारी चीज़ें पता नहीं होता है। लेकिन एमएनसी का स्टेबिलिटी बहुत अच्छा होता है कि इंडिया का मॉड्यूल अगर इनकम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे यूएस या चाइना का मॉड्यूल वहाँ पे इनकम कर रहा होता है। तो स्टेबिलिटी मेंटेन होती है ग्लोबल लेवल पे। तो उसके लिए बहुत सारे लोग एमएनसी ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस। तो एमएनसी की जॉब वैकेंसीज किस तरह से फाइंड होती है, लेट इट बी एग्जांपल, आपको विप्रो एक एमएनसी कंपनी है, तो विप्रो की जॉब वैकेंसीज फाइंड करनी हो तो डायरेक्टली naukri.com पे नंबर ऑफ ओपनिंग्स निकलती है जो जेन्युइन और ओरिजिनल ओपनिंग्स है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि naukri.com फेक है। फेक नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पर विप्रो के एचआर्स को भी मैंने बात करके पूछा है कि वो जो ओपनिंग्स है वो naukri.com पे डालते ओपनिंग्स ट्रू होती है अगर वो विप्रो के थ्रू आ रही है। तो आपको पता करना होगा कि जो naukri.com पे जो रिक्रूटमेंट डाल रहा है, जो भी कोई रिक्रूटर है वो किस सोर्स से डाल रहा है। अगर सोर्स ओरिजिनल जेन्युइन wipro.com है तो डेफिनेटली आपको वहां पे विप्रो से जॉब मिलेगा। अगर वो थर्ड पार्टी है, बेसिकली बहुत सारी कंपनीज है, विप्रो, टीसीएस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंस, इंटेल, बड़ी बड़ी कंपनीज को जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती है वो मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में वहां पे दिखता है कि जॉब है विप्रो के लिए, लेकिन नीचे अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो ये जॉब कोई अदर कंपनीज होते हैं जैसे मैग्ना, इन्फोटेक, बहुत सारी कंपनीज है, सब कंपनीज जो विप्रो को मैन पावर प्रोवाइड करती है। तो आपको ये चेक करना होगा वहां पे कि किस तरह से या फिर किसने ये जॉब वैकेंसीज डाली है। तो आइदर आप विप्रो के करियर पोर्टल पे जा सकते हैं, डायरेक्टली wipro.com डालेंगे /career तो वहां पे आपको विप्रो के ओरिजिनल ओपनिंग्स मिल जाएंगी, या फिर naukri.com पे आपको वहां पे उसकी ओपनिंग्स मिल जाएंगे। सो कोशिश कीजिए विप्रो के ऑन रोल जाने की, ना थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी से सैलरी कम मिलती है और जो स्टेबिलिटी होती है बेसिकली आगे चल के आपको वो स्टेबिलिटी भी वहां पे कम मिलती है।
अभी करेक्ट कंपनी किस तरह से फाइंड करें, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है कि करेक्ट कंपनी का मीनिंग क्या होता है। कि मान लीजिए मैंने आईटी कंप्लीट किया है, मेरा आईटी हुआ है, यहाँ पे मैंने आईटी करने के बाद जैसे आईटी कंप्लीट किया और मैंने एमसीएस किया, माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशंस किया, लिनक्स का सर्टिफिकेशंस किया और रेड हैट किया। अभी लिनक्स के लिए कुछ अलग सी कंपनीज है, यहाँ पर मैं बात करूंगा तो, और विंडोज के लिए कुछ अलग सी कंपनीज है जो विंडोज एडमिन बोल के जॉब देते हैं, और नेटवर्किंग के लिए स्पेशली कुछ अलग सी कंपनीज है। तो यहाँ पे डिपेंड है कि आप किस कंपनी में काम करना चाहते हैं। बहुत सारी एमएनसी कंपनीज है कि जो स्पेशली उसी सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे हम फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, ऑटोमोबाइल कंपनीज है, एमएनसी है लेकिन ऑटोमोबाइल है। तो आपका स्किल्स क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्टली फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है कि आपका सेक्टर्स किस तरह से जाता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको पूना में ऐसे टॉप कंपनीज मिल जाएंगी। जैसे मैं बात करता हूँ, आईटी को शॉर्टलिस्ट करेंगे तो बहुत नंबर ऑफ कंपनीज मिलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इस इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा सा स्कोप कम है। लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्टलिस्ट करेंगे करेक्ट कंपनी को तो वहां पे आपको नंबर ऑफ कंपनीज मिलेंगी। उनके पोर्टल्स पे जाइए, naukri.com पे जाइए और उसके थ्रू रिज्यूम अपलोड करके आप इंटरव्यू का चांस पा सकते हैं। एमएनसी का एक बेसिक रूल होता है कि अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल, अगर मैं फोक्सवैगन के ओरिजिनल रोल पे जा रहा हूँ, आज इंटरव्यू दे रहा हूँ और आज मैं फेल होता हूँ तो 6 महीने बाद मैं कैपेबल हो जाऊंगा उस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि बंदा अगर रिजेक्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ चीजें जो इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है इसके अंदर, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 6 महीना उनका एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया कि उसके अंदर वो खुद को इंप्लीमेंट कर लेगा। तो ऐसा नहीं कि आज आप इंटरव्यू फेल हो रहे तो कल फिर से इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। कुछ कुछ कंपनी, विप्रो, टीसीएस, ऐसी कंपनीज यहाँ पे 6 महीने का आपको बफरिंग टाइम देती है अगर आप एक बार फेल हो जाते हो उसके इंटरव्यू में। तो आप थर्ड पार्टी को अप्लाई कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स आप थर्ड पार्टी को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऑन रोल के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि ये रिज्यूम वहाँ पे ब्लैकलिस्ट हो जाता है। उस केस में क्या करना है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डीपली बताऊंगा, जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें जान पाएंगे। तो गाइज, अप्लाई करने का करेक्ट मेथड्स की मैंने आपको 2-3 चीजें बताई है। फर्स्टली, जब आप naukri.com पे जाते हैं तो naukri.com पे जाने के बाद यहाँ पे आप naukri.com पे डायरेक्टली रिज्यूम को अपलोड करके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज गाइज, यहाँ पे naukri.com से अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो उस कंपनी के करियर पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर करियर पोर्टल पे भी जॉब नहीं मिल रहा है गाइज तो वहां पर थर्ड पार्टीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टीज के थ्रू भी आपको जॉब्स नहीं मिल रहा है तो कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के डिफरेंट मेथड्स है, यहाँ पे मैं पेड करने की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी कंसल्टेंसी जो आफ्टर जॉब आपको कुछ 5 या 10 हजार मांगते हैं अच्छी सैलरी पे लगे तो ऐसे जेन्युइन कंसल्टेंसी को ज्वाइन करके आप ये चीजें कर सकते हो। तो गाइज, रिज्यूम किस तरह से बनाना है, रिज्यूम बनाने का एक स्टैंडर्ड मेथड्स होता है। मेथड्स का मतलब ये बताता हूँ कि अगर आपको बेसिकली मैं बताऊँ कि आप आईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिज्यूम बनाते टाइम आपके सारे जो स्किल्स है, सारे जो एक्सपीरियंस है, सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो रिलेटेड होने चाहिए आपके जॉब के प्रोफाइल के। लेट इट बी, मैं डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे सारे जो स्किल्स है वो डेस्कटॉप सपोर्ट के रिलेटेड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, विंडोज ट्रबल शूटिंग, प्रिंटर ट्रबल शूटिंग, के सारे जो स्किल्स है इसके रिगार्डिंग ही होने चाहिए, तभी ये चीजें फोकस में आती है। जब मैं विंडोज एडमिन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं लिनक्स एडमिन के लिए या फिर नेटवर्किंग एडमिन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तब जाके वहां पर ये चीजें रिफ्लेक्ट होना मैंडेटरी है। तो रिज्यूम बनाते वक्त बेसिक किसी भी तरह से रिज्यूम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिज्यूम बनाते वक्त आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे वहां पे कि आपका रिज्यूम स्पेशली उस फील्ड के अकॉर्डिंग होना मैंडेटरी है। ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है बेसिकली, ये कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है उसके पीछे। एचआर कॉन्टैक्ट डिटेल्स गाइस, तो यहाँ पे अगर आप naukri.com से अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एचआर का मेल आईडी मिलता है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलता है, या फिर अगर पोर्टल से जा रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड मेल आईडी मिलता है, जैसे विप्रो HR@ कुछ है ना, wipro.com। तो आपको स्टैंडर्ड मेल आईडी पे अप्लाई करना होता है। तो वहां पे वो लोग शॉर्टलिस्ट करके 10-12 HR होंगे, जो कोई भी वो शॉर्टलिस्ट करके देखेंगे कि कितने ईमेल्स आए, कितने रिज्यूम्स आए, कौन कैपेबल है, कौन है। तो मैंने आपको पहले बताया कि रिज्यूम बनाते वक्त अकॉर्डिंग टू जॉब्स, अगर मैं कुछ भी जॉब्स, अगर मैं पेंटिंग के लिए अभी अप्लाई कर रहा हूँ, पेंटिंग जॉब्स के लिए, तो मेरे सारे स्किल्स, सारे एक्सपीरियंस, सारे सर्टिफिकेशंस रिगार्डिंग पेंटिंग ही होनी चाहिए, तभी जाके आपका जो रिज्यूम है वो दूसरों की आंखों में आएगा कि ये बंदा स्किल्स को लेके कैपेबल है।
इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए गाइज आपको 2-3 चीजें पता करनी होगी कि बहुत सारे लोग जीडी लेते हैं, तो ग्रुप डिस्कशंस का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ग्रुप डिस्कशंस, उसके बाद आप एप्टीट्यूड लेते हैं। एप्टीट्यूड में भी उनके एप्टीट्यूड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किन लोगों के एप्टीट्यूड्स मैथमेटिकल विद इंग्लिश होते, किन लोगों के एप्टीट्यूड्स कुछ ऐसे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के ऊपर होते, तो किन लोगों के एप्टीट्यूड्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग के ऊपर होते। तो आपको ये पता करना होगा कि एग्जैक्टली ये कंपनी किस पैटर्न में काम कर रही है। अभी बहुत सारी हजारों कंपनीज है, तो हजारों कंपनीज के क्राइटेरिया में नहीं बता सकता, लेकिन आपको इस पे रिसर्च करना है, आपको पता करना है कि एग्जैक्टली ये कंपनीज किस तरह से या फिर किस लेवल पे काम कर रही है। सो डेफिनेटली उस लेवल पे आप प्रिपरेशंस कर लोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। सैलरी को लेके क्वेश्चंस पूछा गया। तो बहुत बार होता क्या है ना, बेसिक एक्सपीरियंस गाइस कि यहाँ पे जैसे लोग फ्रेशर्स होते हैं तो उनको पता चलता है कि जॉब मिल रहा है तो 10,000 सैलरी है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जिनका रेवेन्यू बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा है कि विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका फ्रेशर्स के लिए रेवेन्यू होता है 18,000, 20,000, 25,000। तो ये लोग चीजें फ्रेशर्स को पता नहीं होती, और इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर पूछता है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 12,000 दे दो, 13,000 दे दो। एक्चुअली पता कर लो कि ये आपकी प्रोफाइल है वो किसके रिगार्डिंग है, कितनी सैलरी उस प्रोफाइल को मिलती है और आपको कितनी सैलरी उसके थ्रू मिल सकती है। ये सारी चीजें अगर आप डेफिनेटली चेक कर रहे हो तो डेफिनेटली 100% मैं श्योर हूं कि आपको इसके थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनको 3.6 का पैकेज है और वहां पर वो 2.4 या 2.5 मांगते हैं, तो कंपनी को भी इजी बन जाता है यार, बंदा अच्छा है और कम सैलरी पे काम कर रहा है तो हाई रेट। सो जॉब मिलना मुश्किल है, ये बात पता है गाइस, लेकिन आपके पास अगर स्किल्स हो, आपके पास सर्टिफिकेशंस हो और आज के लेवल में आप रेडी हो, तो डेफिनेटली आप आसानी से विद इन अ फ्यू मिनट्स ये गेन कर सकते हो कि आपकी सैलरी रेंज क्या होनी चाहिए। लेट इट बी, एक बंदा था डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए, उसने इंटरव्यू दिया और उसको बोला कितनी सैलरी चाहिए, तो उसने कहा 12,000, तो उसको 12,000 मिल गई। और सेम प्रोजेक्ट के लिए, सेम ब्रांच में, सेम फील्ड के लिए दूसरे बंदे को 17,000 सैलरी मिल गई। तो 5,000 का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि आपके अवेयरनेस की वजह से, कि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट्स में एक्चुअल वैल्यू क्या है, मार्केट में एक्चुअल वैल्यू क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी क्या होती है। तो बार्गेनिंग मत कीजिए, यानी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 25,000 पे डट के रहिए, पता कर लीजिए एग्जैक्टली किस तरह से चल रहा है गाइस, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। सो होप इस वीडियो में अवेयरनेस देने की कोशिश की एज अ फ्रेशर्स, क्योंकि जो लोग जॉब्स करते हैं, जिनके पास जॉब्स है, उनके पास माइंड है, सब पता है, लेकिन कुछ लोग फ्रेशर्स है, उनको कुछ पता नहीं है, तो उनके लिए ये बेसिक चीजें मैंने एक्सप्लेन की है जो आपको हेल्पफुल साबित होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस शेयर जरूर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन चीजों के बारे में पता चले। सो थैंक यू सो मच अगेन।